Hello dear students, welcome to Dakshinay classroom. Myself Surya Prakash Rangi, your physical chemistry teacher. बट प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विच इज सॉल्यूशन एंड कोलिगेटेड प्रॉपर्टी। अगर हम सॉल्यूशन वर्ड की बात करें तो इस वर्ड से डेफिनेटली आप बिल्कुल फैमिलियर होंगे। फिर भी अगर हम बात करें सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? यूनिफॉर्मली अगर आप जैसे वाटर के अंदर आपने NaCl डाला, सॉल्ट NaCl वाटर के अंदर डाला, उसको मिक्स किया, वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है। शुगर डाला, मिक्स किया, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गया। तो ये क्या होगा? एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जो कि आपको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी बताया गया है। अब अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक बोला जाता है सॉल्यूट और एक बोला जाता है सॉल्वेंट। जो इन टर्म ऑफ मास ज्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन हमें जो यहाँ पर देखने को मिलेगा चैप्टर में, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। एक्व सॉल्यूशन, नॉन एक्व सॉल्यूशन। एक्व सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट है वो वाटर हो, और नॉन एक्व सॉल्यूशन एक्व सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट वाटर होता है, और नॉन एक्व सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई दूसरा लिक्विड होता है। डिफरेंट लिक्विड की हम बात करेंगे, मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है नाम से। मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? जो आपस में मिसिबल हो जाए, मिक्स हो जाए, मिसिबल हो जाए। इमिसिबल क्या होगा? दोनों आपस में मिसिबल ना हो, राइट। तो ये तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको चैप्टर में कहीं ना कहीं बाय नेम देखने को मिलेगी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म का, जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी। हालांकि आप सभी को बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी, फिर भी हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कंसंट्रेशन टर्म्स का ले लेते हैं। तो लिखिएगा फर्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन का, राइट। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन में फर्स्ट परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें परसेंटेज वेट बाय वेट, क्या होगा डेफिनेशन का? जो फर्स्ट टर्म होता है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड टर्म होता है वो सॉल्यूशन के मास को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट में आप क्या बोलेंगे? इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन का मास है वो उसके 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर आपको फॉर्मूले की बात करें तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला भी आपको बताया गया है। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोल कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से बताया गया है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज वेट बाय वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज आपको गिवन है 16% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, राइट। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि यहां पर जो परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वो कितने के लिए होता है? 100 ग्राम के लिए। तो इसका मीन्स क्या होगा? 16 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे 16 ग्राम NaOH किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? 16 ग्राम NaOH है, ये सॉल्यूशन का मास है। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 16 ग्राम NaOH, यहाँ पर NaOH कौन होगा? सॉल्यूट होगा, प्रेजेंट इन 16 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अगर आप सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कितना होगा? 84 ग्राम सॉल्वेंट, राइट। तो इसको आप इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो 16% वेट बाय वेट का क्या मीनिंग होगा? 16 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 84 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट।
सेकेंड टर्म की बात करें यहाँ पे परसेंटेज कंसंट्रेशन में, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम टर्म, इसका क्या मीनिंग है? इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पर जो इनिशियल टर्म है वो किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए है, और जो सेकेंड टर्म है वो किसके लिए है? सॉल्वेंट के वॉल्यूम के लिए है। तो क्या मीनिंग होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये सिंपल वही है जैसे परसेंटेज का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आपको एग्जांपल गिवन है, सपोज 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, राइट। इसका क्या मीनिंग होगा? 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसको आप ऐसे ले सकते हैं क्या? 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 90 ml सॉल्यूशन, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? राइट। तो यहाँ पे जैसे अभी आपने परसेंटेज वेट बाय वेट की बात की थी, तो वहां पे आपने बोला था कि 16% NaOH है, तो 16 ग्राम यूरिया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, या 16 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 84 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा आपने बोला था। बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका यूनिट ग्राम है और इसका यूनिट ml में है। तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 ग्राम यूरिया 90 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट, तो ऐसा स्टेटमेंट देना बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, राइट। अगर आपको इस सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है तो डेंसिटी से आप सॉल्यूशन का मास निकालिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो आप यूनिट को यहाँ पे आपस में सिमिलर यूनिट होगा, तो ही आप इनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात टर्म की बात करें, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है? इसमें भी जो इनिशियल टर्म है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकेंड टर्म है वो किसको? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी जो परसेंटेज निकाला जाता है वो 100 ml के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या होगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अगर आप यहाँ पे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म निकालना चाहें तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा? इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या होगा? परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म निकल जाएगा, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपको बिल्कुल सिंपल होगी, ये यूनिटरी मेथड है। सपोज आपको गिवन है, अगर सपोज मैं तीनों चीजें के लिए बात करूं, परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालेंगे? सपोज आपको गिवन है यहाँ पर 20 ग्राम NaOH एंड 60 ग्राम सॉल्यूशन, तो इसका परसेंटेज वेट बाय वेट आप कैसे निकालेंगे? 20 ग्राम 60 ग्राम में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा? सॉरी, यहाँ पे 20 ग्राम NaOH 60 ग्राम में प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वेट आपने 100 के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो 60 ग्राम में 20 ग्राम प्रेजेंट है, 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम सॉल्यूशन में 20/60, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा? यहाँ पे 100/3 यानी 33.33% ये सॉल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। तो यही क्या इसका परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन है। अगर हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करें, सपोज आपको गिवन है यहाँ पे 15 ग्राम NaOH इन 60 ml सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 100 ml के अंदर कितना प्रेजेंट होगा आपको देखना है। 60 ml में 15 ग्राम है, तो 1 ml में कितना होगा? यहाँ पे 15/60 इंटू 100, तो 60 ml में इतना था, 1 में कितना होगा? 15/60, और 100 में कितना होगा? इंटू 100, तो ये कितना होगा? 25% वेट बाय वॉल्यूम ये सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप वेट बाय वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल पहले हम देख लें। एग्जांपल सपोज गिवन है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन, तो इसका क्या मीनिंग होगा? 10 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, राइट। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि 10 ml HCl प्रेजेंट इन
90 ml सॉल्यूशन। तो क्या ऐसा लिखना सही होगा क्या है गलत होगा? ऐसा लिखना सही नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 ml के बाद जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो 90 ml ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 ml के अंदर 90 ml वाटर ही मिलाया गया होगा तो ये 100 ml बनेगा। ये डिपेंड करता है इंट्रैक्शन पर, किस तरीके से कि जब आप यहाँ पे वाटर के अंदर HCl मिला रहे हैं तो आफ्टर मिक्सिंग इंट्रैक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। हो सकता है 10 ml इसका लेने पर, 10 ml सॉल्यूट लेने पर और 90 ml सॉल्वेंट लेने पर फाइनल वॉल्यूम आपको 100 मिले। ऐसा कब पॉसिबल है? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर हो, ये तभी पॉसिबल है। अगर यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर इंट्रैक्शन वीक हो जाता है तो वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पे 10 ml आपने इसका मिलाया, 90 ml इसका मिलाया, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो अगर इंट्रैक्शन वीक है तो वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपांड हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम आपको 100 ml से ज्यादा मिलेगा। या ऐसा भी पॉसिबल है कि 10 ml इसका मिलाया, 90 ml इसका मिलाया, मिलाने के बाद वहां पे इंट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। पहले से इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करके रख रहे हैं तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि वॉल्यूम 100 ml से कम हो जाए। तो हम ऐसा यहाँ पर नहीं बोल सकते कि 10 ml HCl के अंदर 90 ml यहाँ पे सॉल्वेंट मिलाया गया होगा। वो डिपेंड करता है यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या है। तो ये स्टेटमेंट देना यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स की हमने बात की, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तीनों टर्म्स ही हमें बार बार क्वेश्चन में कहीं चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज में आती रहेगी। नेक्स्ट सेकंड कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ग्राम पर लीटर उसका यूनिट होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर हम यूनिट के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा ग्राम में वही क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ। तो डेफिनेशन क्या होगा? It is weight of solute in gram present in 1 liter of solution which is known as strength of solution। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अगर आप देखना चाहें तो क्या होगा कि सॉल्यूट का कितना वेट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में क्या है वही क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ होगा। तो जो स्ट्रेंथ है उसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट थर्ड टर्म की बात करें, मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेटली आप इससे बिल्कुल फैमिलियर होंगे और मोल कॉन्सेप्ट में आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अगर हम मोलरिटी टर्म की बात करें, मोलरिटी टर्म क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को ही आप क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। एक मोल में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या है? मोलरिटी। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में होता है तो आप 1000 से डिवाइड करके उसको क्या करते हैं? यहाँ पे लीटर में चेंज कर देते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये क्या दे देगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे देगा। यहाँ पे अगर ml में हुआ तो इसको आप कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1000 आ जाएगा ऊपर। तो अगर आप यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000 बार अपॉन में था तो उसको 10⁻³ की टर्म में लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे -3 को हटा दीजिए। अगर आप -3 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये कितना हो जाएगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो अगर आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो आपको मोल्स मिलेंगे और अगर वॉल्यूम आपको मिलीमोल में गिवन है तो वहां से आप अगर वॉल्यूम मिलीमोल में पुट कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिलीमोल्स मिल जाएगा, राइट। मोल्स होपफुली आपको आता होगा। मोल्स क्या होता है? मास बाय मोलर मास से आप यहाँ पे किसी सॉल्यूट के मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मोलरिटी में लॉ ऑफ डाइल्यूशन की। लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो आफ्टर डाइल्यूशन उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है उसे हम क्या बोले? लॉ ऑफ
डाइल्यूशन बोले। तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका इनिशियल मोलरिटी m1 है, इनिशियल वॉल्यूम v1 है, आप इसको जब डाइल्यूट करेंगे तो फाइनल मोलरिटी इसका m2 और v2 अगर हो रहा है तो बताइए इसका फाइनल मोलरिटी क्या होगा, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप सॉल्यूट को डाइल्यूट कर रहे हैं तो इसमें क्या मिला रहे हैं, सॉल्वेंट मिला रहे हैं। तो सॉल्वेंट मिला रहे हैं तो इसमें जितने सॉल्यूट के मोल्स इधर थे उतने ही सॉल्यूट के मोल्स इधर ही रहने वाले हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज में ले रहे हैं कि सपोज आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 टीस्पून शुगर डाला, एक गिलास पानी में 1 टीस्पून शुगर डाला, अब उसके अंदर आपने एक गिलास पानी और मिला दिया तो शुगर तो 1 टीस्पून ही रहने वाला है, यानी शुगर के जो मोल्स हैं वो तो उतने ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पर सिंपली लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स को आप क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो अगर आप मोलरिटी की बात करें क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लगा दीजिए। m1v1 किसके बराबर होगा, m2v2 के बराबर। तो फाइनल मोलरिटी क्या हो जाएगा, m1v1 अपॉन v2। तो यहाँ पे m1 क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी m1 क्या था, इनिशियल मोलरिटी, v1 क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, और v2 क्या होगा, सॉल्वेंट मिलाने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो, राइट। तो m2 क्या रहने वाला है, फाइनल m1v1 अपॉन v2। तो m इंटू v से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जितने मोल्स यहाँ पर है उतने ही तो मोल्स यहाँ पर है। तो मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम से आप क्या कर सकते हैं, फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के अंदर एक और टर्म हमने बात की थी, लॉ ऑफ मिक्सिंग। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या है कि अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो आफ्टर मिक्सिंग उनका कंसंट्रेशन क्या रहने वाला है। तो एक कोई सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन m1 वॉल्यूम v1 है और एक और दूसरा सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन m2 वॉल्यूम v2 है, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो m फाइनल, और अगर फाइनल वॉल्यूम v फाइनल है तो ये कंसंट्रेशन कितना रहने वाला है। तो आप क्या बोलेंगे कि जब आपने इन दोनों सॉल्यूट को आपस में, सॉल्यूशन को आपस में मिलाया तो यहाँ पे सॉल्यूट के जितने मोल्स थे प्लस यहाँ पर सॉल्यूट के जितने मोल्स हैं दोनों का सम ही तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो जो फाइनल मोल्स है वो क्या होंगे, इनिशियल दोनों मोल्स का सम। तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू इनिशियल टोटल मोल्स, इनिशियल टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इनिशियल टोटल मोल्स, फाइनल मोल्स कितना होगा, m फाइनल v फाइनल, यानी n फाइनल अगर आप निकालना चाहें तो n फाइनल क्या होगा, n1 प्लस n2। यहाँ पे जितने मोल्स है प्लस यहाँ पर जितने मोल्स है, n फाइनल को आप क्या पुट कर देंगे, m फाइनल v फाइनल, बिकॉज मोल्स को आप कैसे निकाल सकते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट से। तो कितना होगा, m1v1 प्लस m2v2। तो m फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पर, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v फाइनल। तो इस तरीके से आप मिक्सिंग के बाद फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। हो सकता है v फाइनल किसके बराबर हो, v फाइनल हो सकता है v1 प्लस v2 के सम के बराबर। अच्छा, यहाँ पर हम यहाँ पे एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कर रहे हैं, बट एक्चुअली कभी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम होता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 10 ml ये मिलाया, 10 ml ये लिया, दोनों को मिलाया तो एग्जैक्ट वॉल्यूम 20 ml होगा, नहीं, एग्जैक्ट 20 नहीं होगा। बट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन का वो डेंसिटी गिवन नहीं है, इनिशियल सॉल्यूशन के डेंसिटी का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि मिक्सिंग के बाद फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल के सम के बराबर। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ऐसा कि यहाँ पर आपको लॉ ऑफ मिक्सिंग कंसीडर नहीं करना है, तो हम यही करेंगे कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो v1 प्लस v2 के बराबर, ये इन दोनों का जितना वॉल्यूम था वो, या हो सकता है यहाँ पे कि आपको इसके अंदर सॉल्वेंट का भी मिक्सिंग कर दिया हो, इन दोनों को मिला भी दिया हो और इसके अंदर वाटर का भी एडिशन कर दिया हो, तो जो वाटर का एडिशन किया गया होगा v सॉल्वेंट, वो भी आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल का दोनों वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम मिलाया गया है उसका सम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन एंड लॉ ऑफ मिक्सिंग, इसमें दो तरीके से आप फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? इट इज द, अच्छा मोलैलिटी की बात करेंगे तो वहां पे हमने क्या देखा था कि सॉल्यूट के मोल्स कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि सॉल्यूट के मोल्स कितने मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पे मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में। तो मोलैलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि क्या है यहाँ पे कि सॉल्वेंट के 1 केजी में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अगर फॉर्मूले की बात करें क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करके उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या होता है? मोलैलिटी का डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशन, या फिर अभी पहले हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? राइट, तो मोल फ्रैक्शन की हम बात करें तो जैसा नाम से क्लियर है, मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल्स का रेशियो। राइट, तो यहां पे अगर हम बात करें, इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन एक तरीके से परसेंटेज की बात कर रहा है। तो अगर किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या होगा? इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। राइट, तो अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज कोई सॉल्यूशन है जहां पे दो कंपोनेंट है ए एंड बी एंड देयर मोल्स हैं एन ए एंड एन बी। तो यहाँ पे अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो ए का मोल फ्रैक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से। राइट, तो काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल्स रेशियो मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट क्या है? एन ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? मोल्स ऑफ बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। राइट, नेक्स्ट एक पॉइंट और आपको बताया था यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये हमें यहाँ पे चैप्टर में बार बार रिपीट होने वाला है कि अगर आप XA और XB का सम कर दें तो XA प्लस XB का सम क्या होगा? 1 के बराबर होगा। यानी टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? हमेशा 1 के बराबर ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? अगर आपको मोलैलिटी गिवन है तो किस तरीके से आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको मोलैलिटी गिवन है तो उससे मोलैलिटी कैसे निकाल सकते हैं। राइट, तो अगर हम बात करें मोलैलिटी क्या होता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर मोलैलिटी की बात करें तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। राइट, तो यही क्या होता है? मोलैलिटी होता है। अगर ग्राम में होगा तो वहां पे आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको मोलैलिटी सॉल्यूशन का मिल जाएगा। राइट, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आप जब भी मोलैलिटी निकालते हैं तो पर लीटर के लिए निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या 1 लीटर के अकॉर्डिंग है, कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है उसे आप क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। तो अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर यानी 1000 ml है और सपोज डेंसिटी आपको सॉल्यूशन का दे रखा है, डेंसिटी d ग्राम पर ml आपको दे रखा है, तो वहां पे आप किस तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं? डेंसिटी किसमें? d ग्राम पर ml में आपको दे रखा है, तो कैसे आप यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं? तो देखिएगा कि अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम आपको यहाँ पे पता है कितना है? 1 लीटर। तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो आप क्या बोल देंगे? मोलैलिटी किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स के बराबर हो जाएगा। पहली बात तो ये, क्योंकि वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 1 लीटर, तो मोलैलिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ पे मोलैलिटी पुट कर सकते हैं मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में। अब अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट देखना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे निकाल सकते हैं? कि अगर आपको सॉल्यूशन का मास पता है, अगर आपको सॉल्यूशन का मास पता है और आपको सॉल्यूट का मास पता है
तो दोनों का डिफरेंस लेके आप क्या कर सकते हैं, यहां से सॉल्वेंट के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट का डिफरेंस ही क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाता है तो आप मोलैलिटी और मोलैरिटी में कोरिलेट कर पाएंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आप क्या करें, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। वो कैसे निकाला जा सकता है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है क्या, यस है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है क्या, यस बिल्कुल है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ से, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी डी इनटू वॉल्यूम कितना है 1000 ml, बिकॉज ये ग्राम पर ml में था तो ये भी आपको किस में लेना है, ml में ही लेना है वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा 1000 डी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 डी है तो मास ऑफ सॉलिड क्या होगा, आप क्या बोलते हैं, मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास के बराबर। तो यहां से मास ऑफ सॉलिड क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो मोल्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे मोलैरिटी पुट कर सकते हैं इनटू मोलर मास mw ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम mw से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 1000 डी माइनस m इंटू mw। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास आपको मिल जाएगा। अब सॉरी सॉल्वेंट का मास आपको मिल जाएगा। अब बस इस फॉर्मूले में पुट कीजिए तो मोलैलिटी आपको क्या मिलेगा, मोलैलिटी इक्वल टू मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट का मास ग्राम में क्या होगा 1000 डी माइनस m इंटू mw। ये ग्राम में था तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन हो जाएगा। तो मोलैलिटी क्या होगा m इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस m इंटू mw। जो यहाँ पे कैपिटल M है वो क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और mw क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड स्मॉल डी जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, राइट। तो ये क्या होगा, आपको रिलेशन मिल जाएगा मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, इट इज मोलैलिटी इक्वल टू x1 इंटू 1000 अपॉन x2 इंटू m2। बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। ये रिलेशन को मैं आपको बता भी देता हूं कैसे इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, x1 क्या होगा यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 is mole fraction of solvent, m2 is molar mass of solvent। ठीक है, अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मोलैलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि x1 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x1 को क्या लिख सकते हैं, n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये किसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, तो क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं x2 को n2 अपॉन x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, n2 अपॉन n1 प्लस n2 इनटू 1000 सॉरी n2 अपॉन n1 प्लस n2 इनटू m2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो n1 प्लस n2 से n1 प्लस n2 कैंसिल आउट हो जाएगा। n1 क्या है यहाँ पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन n2 क्या है, x2 किसके लिए था, सॉल्वेंट के लिए। तो n2 क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको क्या पुट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
इंटू M2 भी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, जो कि क्या है यहाँ पे मोलेलिटी का रिप्रेजेंटेशन है। तो मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होगा, मोलेलिटी इक्वल टू x1 इंटू 1000 अपॉन x2 इंटू M2। तो ये रिलेशन किसके बीच में है, मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। तो पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म कब यूज में लिया जाता है, जब यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ही अब क्या करते हैं, पीपीएम को यूज में लेते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपको यहाँ पे सॉल्यूट का प्रेजेंस देखना होता है। तो पीपीएम क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के पार्ट प्रेजेंट होंगे उससे ही हम क्या बोलते हैं, पीपीएम। 10⁻⁶ मींस मिलियन, तो 10⁻⁶ के अंदर जितना सॉल्यूट है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसे आप डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम या मोल बाय मोल। तो वेट बाय वेट, जैसे आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकालते हैं वैसे हम पीपीएम वेट बाय वेट निकालते हैं। तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, जहां पे हम परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल लेते हैं वहां पे 100 ग्राम के अंदर देखते थे, यहाँ पे 10⁻⁶ के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंटेज यहाँ पे पीपीएम वेट बाय वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। और पीपीएम मोल्स बाय मोल क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। इसका सीधा मीनिंग क्या है कि सपोज यहाँ पर 100 ग्राम के अंदर, सपोज हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, 100 ग्राम के अंदर सपोज 10⁻³ ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम के अंदर अगर 10⁻³ है तो 10⁻⁶ ग्राम के अंदर कितना होगा, यही क्या है यहाँ पे पीपीएम। ठीक है, अब जो पीपीएम कंसंट्रेशन होता है ये बहुत ही, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, राइट। तो सॉल्यूट बहुत नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूशन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, बराबर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जो सॉल्यूशन का मास है और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्यों, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है, वो सॉल्यूशन का डेंसिटी जो होता है वो लगभग 1 के बराबर होता है, कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वहां पे वो किसके, सॉल्वेंट के मास के बराबर ही है। यहाँ पे अगर जनरली आपने सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर लिया है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, 1 होगा। तो अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी 1 हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे मोलेलिटी निकालते हैं तो मोलेलिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो जो सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, वो सिमिलर है। और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का मास होगा वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही होगा। सॉल्यूट तो क्या है यहाँ पर, नेग्लिजिबल ही है, तो जो सॉल्यूशन का मास होगा वो ऑलमोस्ट किसके बराबर, सॉल्वेंट के मास के बराबर ही होगा। तो सॉल्वेंट के मास की जगह आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पुट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्वेंट के मास की जगह पुट किया जा सकता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोलेलिटी, मास अपॉन मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोलेलिटी। तो यहाँ पे मोलेलिटी और मोलेलिटी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड हैं उनका मोलेलिटी और मोलेलिटी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। चलिए, जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में करे हुए हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के बेसिस पे हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि इस चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके के बनने वाले नहीं है, कंसंट्रेशन टर्म से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते, बट कंसंट्रेशन टर्म्स क्वेश्चन में यूज में आती है। सो क्वेश्चन गिवन है 20 ml 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट इज मिक्स्ड विद 50 ml 0.2 मोलर H2SO4 एंड 30 ml 0.4 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Na+, SO4 H+ एंड Al3+ इन सॉल्यूशन। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, फटाफट से आप इन कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ पे इन सबका कंसंट्रेशन क्या क्या होगा। तो अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट जब डिसोसिएट होगा क्या बनेगा, 2Na प्लस SO4 2 कितना कंसंट्रेशन है यहाँ पे 0.5 मोलर एंड वॉल्यूम कितना 20 ml। तो अगर आप मिलीमोल की बात करें कितना होगा यहाँ पे 10 मिलीमोल, Na+ का कितना मिलीमोल्स होगा, इसका डबल 20 मिलीमोल, और सल्फेट का कितना 10 मिलीमोल। ठीक है,
सेकेंड और कौन प्रेजेंट है, H2SO4। तो जब H2SO4 डिसोशिएट होगा कितना बनेगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस कितना है, H2SO4 है 0.2 मोलर एंड वॉल्यूम कितना है 50 ml। तो कितना होगा ये 10 मिलीमोल। डिसोशिएट होगा तो कितना 20 मिलीमोल एंड 10 मिलीमोल। एंड एल्यूमिनियम सल्फेट भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। डिसोशिएट होगा कितना 2L3 प्लस 3SO4 2 माइनस तो कितना है ये एल्यूमिनियम सल्फेट कितना 0.4 मोलर एंड 30 ml। तो कितना होगा 12 मिलीमोल, ये कितना 24 मिलीमोल एंड 36 मिलीमोल, राइट। तो अब हम यहाँ पे तीनों का कंसंट्रेशन निकाल लें, तीनों के मिलीमोल्स आपको पता है। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना होगा 30 प्लस 50 प्लस 20 ml यानी 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस अगर आप देखना चाहें तो Na प्लस का कंसंट्रेशन Na प्लस कहां पर है, केवल इसी जगह है। तो मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml, तो ये Na प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा 0.2 मोलर सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस का कंसंट्रेशन होगा। H प्लस का कंसंट्रेशन देखना चाहें, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितना है यहाँ पे और कहीं पर प्रेजेंट है क्या, नहीं, केवल यही है 20 मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml यानी 100 ml से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मोलर H प्लस का कंसंट्रेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट Al3 प्लस का कंसंट्रेशन देखना चाहें कितना होगा, मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, कितने मिलीमोल्स है 24 मिलीमोल, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो ये कितना होगा 0.24 मोलर आपको Al3 प्लस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो अगर मिलीमोल्स की बात करें कहां पर है 10 यहां पर है, 10 यहां पर है 20 और 36 यहां पर है, कितना हो जाएगा टोटल मिलीमोल 56 मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 100, तो ये कितना होगा 0.56 मोलर कंसंट्रेशन आपको यहां पर सल्फेट का मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, 1 लीटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है इन ग्राम, वही क्या होता है स्ट्रेंथ होता है। तो अभी आपको गिवन है यहाँ पर 6% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, तो 6% वेट बाय वेट का क्या मीनिंग होगा 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, राइट। अब आपको ये पता है कि सॉल्यूट का मास कितना है 6 ग्राम, कितने के अंदर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या होता है यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास सॉल्यूशन का मास है तो आप क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मास आपको गिवन है, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा मास बाय डेंसिटी यानी 100 अपॉन डेंसिटी कितना है 1.06 ml सॉल्यूशन, राइट। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, 1 लीटर में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो हमें पता है कि इतने ml में कितना सॉल्यूट है 6 ग्राम, तो अगर इतने ml में 6 ग्राम है तो 1 लीटर मींस 1000 ml में कितना होगा, वो सिंपल आप यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस 100 अपॉन 1.06 ml solution contain how much 6 ग्राम यूरिया, तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना यूरिया होगा 6 अपॉन 100 इंटू 1.06 एंड 1000 ml में कितना यूरिया होगा 6 अपॉन 100 इंटू 1.06 इंटू 1000, तो केवल मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड ही आपको लगाना था। तो कितना होगा 6 इंटू 10.6 मल्टीप्लाई कीजिए 63.6 ग्राम पर लीटर, तो ये आपको इस यूरिया सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिवन आपको कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ 10 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। तो आपको मोलरिटी गिवन है, आपको मोल फ्रैक्शन बताना है एंड परसेंटेज वेट बाय वेट बताना है। तो आपको रिलेशन बताया गया है कि मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, आप चाहे तो वो फॉर्मूला लगा लीजिए या सिंपल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। 10 मोलर का क्या मीनिंग होगा 10 मोल यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट,
राइट, बिकॉज मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर 1 मोल के अंदर 1 मोल 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो 10 मोल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, 10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगा, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। राइट, तो यूरिया का कितना है यहाँ पे 10 मोल है, अपॉन 10 अपॉन 10 प्लस 1 केजी सॉल्वेंट यानी 1000/18। तो 8 कीजिए कितना होगा यहाँ पर, ये 10 इंटू 18 अपॉन कितना होगा यहाँ पर 180, 1000 प्लस 180 कितना 1180। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका मोलैलिटी मिल जाएगा, ये सॉरी मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, लगभग मिल जाएगा आपको 0.1526। ठीक है, सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन दिस 10 मोलर सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाय वेट आपको बताना है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यूरिया के कितने मोल है इस सॉल्यूशन में, 10 मोल है, तो ए मोलर मास यूरिया कितना होता है 60। तो 10 इंटू 60 अपॉन 10 इंटू 60 प्लस 1000 ग्राम यहाँ पे सॉल्वेंट था। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास कितना होगा 600 अपॉन 1000 प्लस 600 यानी 1600 इंटू 100। तो कितना होगा 600 अपॉन 16 मींस अप्रॉक्स मिल जाएगा 37.5%। तो दिस इज द वेट बाय वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन आपको कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक्वा सॉल्यूशन व्हिच हैज कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 200 ppm। तो प्यारे बच्चों आपको ppm बताया था, ppm कैसे, जैसे यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वैसे ही हम ppm को भी देखते हैं, बट डिफरेंस क्या है, ppm तब यहाँ पर लिया जाता है जब सॉल्यूट वेरी ट्रेस अमाउंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे 200 ppm का क्या मीनिंग होगा, 200 ppm का मीनिंग आप क्या ले सकते हैं, 200 ग्राम CaCO3 इन 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन, या फिर बोला जा सकता है 200 ग्राम CaCO3 इन 10⁻⁶ ml सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आपको अभी बताया गया है कि यहाँ पे जब आप ppm की बात करते हैं तो वहां पे सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होता है, उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो वो ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट वहां पे पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही है। तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो डेंसिटी सॉल्यूशन की ऑलमोस्ट कितनी रहनी है, 1 ही रहनी है। तो जो सॉल्वेंट का मास है वही सॉल्यूशन का मास होगा और वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी होगा, बिकॉज वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 10⁻⁶ ml। तो 200 ppm का मींस क्या हुआ, 200 ग्राम CaCO3 इन 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन, या फिर बोला जा सकता है 200 ग्राम CaCO3 इन 10⁻⁶ ml सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी क्या होगा यहाँ पर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो मास कितना 200 ग्राम, मोलर मास CaCO3 कितना होता है 100 ग्राम, इनटू वॉल्यूम कितना होगा 10⁻⁶। ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करने पे आपको कितना मिल जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻³ मोलर। राइट, तो प्यारे बच्चों ये तो कुछ क्वेश्चंस ही हमने किए हैं कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। मेरा आपको सजेशन है कि मोल कॉन्सेप्ट में जो भी आपने कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन पढ़े हैं एक बार उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल फेमिलियर होने चाहिए जब आप कंसंट्रेशन टर्म को कंसंट्रेशंस को यहाँ पर देखें। ऐसा ना हो कि आपके माइंड में कोई फियर बैठा हुआ है कि यहाँ पे ये कंसंट्रेशन टर्म दे दिया, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन आपको दे दिया तो आप उससे डर जाए। ऐसा नहीं है कि आप उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उसको पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिए ताकि इस चैप्टर में आप बेटर परफॉर्म कर सकें। तो प्यारे बच्चों आज तक इतना ही काफी है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।